हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप स्टडी पर। मेरा नाम है अमित सोनी और आज हम पढ़ेंगे अपनी साइंस की क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 9। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें हम साइंस के 200 से अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरी पिछली सारी वीडियोज नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी पिछली वीडियोज का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न 1, रेगिस्तान में मरीचिका निम्न में से किसका उदाहरण है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। रेगिस्तान में मरीचिका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के साथ साथ प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब कोई किरण किसी माध्यम से चलकर किसी चिकनी सतह या वस्तु पर टकराती है और इसी माध्यम में वापस चली जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो माध्यम है इसे आप एयर सपोज कर लीजिए और ये आपका गिलास है, कांच। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ एक किरण आ रही है, जो किरण आती है हम उसे आपतित किरण कहते हैं और ये कांच पर टकराई और उसी माध्यम में वापस चली गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये किरण आई और उसी माध्यम में वापस चली गई, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फ्रेंड, जो किरण आती है उसे हम आपतित किरण और जो किरण टकरा कर वापस जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और ये दोनों जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर जो लंब होता है उसे हम अभिलंब कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, देख लेते हैं हम वो दो नियम क्या है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं और अभिलंब और जो परावर्तन कोण के बीच कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये जो आपतन कोण होता है हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों ये एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से थोड़ी सी हट जाती है। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फ्रेंड्स, इस इमेज में आप देखिए, कोई किरण है जो किसी माध्यम से चलकर आ रही है। इस माध्यम को आप वायु बोल सकते हैं या एयर मान लीजिए। और ये जो दूसरा माध्यम है इसे आप गिलास मान लीजिए। क्या मान लीजिए? गिलास। तो जो किरण है वो वायु से चलकर आई और कांच में प्रवेश कर गई, तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन में क्या होता है? वापस लौट जाती है, जबकि अपवर्तन में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। और जब ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अपने रास्ते से थोड़ी सी हट जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपतित किरण आपकी आई। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इसको थोड़ा सा सीधा निकलना चाहिए था, इस तरीके से ये अभिलंब की ओर झुक गई है। और दूसरी इमेज में आप देख सकते हो, यहाँ पर पहला माध्यम कांच है और दूसरा माध्यम वायु है। तो ये जो आपकी आपतित किरण आई है वो इस रास्ते से जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन ये थोड़ी अभिलंब से दूर हट गई है। तो अपवर्तन में होता ही ये है कि किरण अपने रास्ते से हट जाती है। तो ये अभिलंब से कब दूर हटती है और कब अभिलंब की ओर झुकती है ये भी हम समझ लेते हैं। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है।
ठीक है फ्रेंड्स, जैसे विरल माध्यम हमारा यहाँ पे वायु है और कांच जो होता है वो सघन माध्यम होता है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाती है तो किरण अविलंब की ओर झुक जाती है, मतलब इसकी ये जो आपका अविलंब है इसकी साइड हो जाएगी। और वहीं जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने अविलंब से थोड़ी सी दूर हट जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका रास्ता ये होना चाहिए था, लेकिन ये अविलंब से थोड़ी सी दूर हट गई है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है हम समझ चुके हैं। देखते हैं आगे। फ्रेंड्स, प्रकाश के अपवर्तन में होता क्या है, जब कोई किरण सघन माध्यम से चलकर, यह आपका सघन माध्यम है, सघन का माध्यम का मतलब होता है वह माध्यम जिसकी डेंसिटी या घनत्व ज़्यादा है और विरल माध्यम जिसकी घनत्व कम है। तो यहाँ पर आप सघन माध्यम को भी मान सकते हैं, जैसे कांच मान लिया आपने और ये आपने वायु मान ली। तो जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अपने अविलंब से दूर हट जाती है। आप सपोज कीजिए ये कोई किरण आई तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे जाकर चली जाती है, अपने अविलंब से दूर हट जाती है। तो जैसे जैसे हम इस किरण को ऐसे झुकाते जाएंगे तो अपने अविलंब से दूर होती जाती है। तो एक वक्त ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है कि ये जो किरण है वो इतनी दूर हट जाती है कि ये अविलंब से, ये जो आपका अविलंब है इससे 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस कंडीशन में बनता है आपका क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है, ये जो 90 डिग्री कोण है वो क्रांतिक कोण आपका नहीं है। यहाँ पर जो कोण बनेगा अविलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा इस कंडीशन में, उसे हम क्रांतिक कोण बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर हम इस किरण को थोड़ा सा और झुका दें तो ये इस माध्यम में जाएगी नहीं, सीधा इस तरीके से वापस हो जाएगी। तो इस घटना को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं आप, रेगिस्तान में होता क्या है कि जो नीचे की जो एयर होती है वो काफ़ी गर्म हो जाती है। अगर हम इस वाली एयर की बात करें नीचे की तो वो काफ़ी गर्म हो जाती है, और ऊपर वाली जो एयर होती है वो हल्की सी उससे ठंडी रहती है। तो उसका घनत्व ज़्यादा होता है और गर्म हवा का घनत्व कम होता है। तो जो गर्म हवा है वो आपका सघन माध्यम बना लेती है, और जो ठंडी सॉरी फ्रेंड्स, जो ठंडी हवा है वो आपका सघन माध्यम बना लेती है, और जो आपकी गर्म हवा है वो आपका विरल माध्यम बना लेती है। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से दो माध्यम बन जाते हैं। ये वाला जो है नीचे वाला आपका विरल हो जाता है और ये आपका सघन माध्यम हो जाता है। तो जब कोई प्रकाश किरण आती है तो वो सीधे उसी मार्ग पर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस घटना को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें जब किरण ऐसे चलकर आती है और यूं करके लौट जाती है तो इस जगह पर हमें किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। इससे क्या होता है, जो दर्शक होता है रेगिस्तान में उसे लगता है कि यहाँ पर किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो यहाँ पर जल होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ऐसा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो इस घटना को ही हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे। काफ़ी टाइम लगा होगा बट आप कभी भूलेंगे नहीं। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो ये अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, मतलब बट जाती है। तो इस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कोई लाइट आई है और जब ये प्रिज्म में से गुजरती है तो ये अपने अवयवी रंगों में
बढ़ जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये आप देख सकते हैं किरण इस तरीके से आई और ये नीचे चली गई, ये से थोड़ी सी ऊपर, तो इसको हम प्रकाश किरण का विचलन कहते हैं। और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। विवेक की ओर से आप इसे याद रख सकते हैं, लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप इधर की तरफ से चलें V की तरफ से, तो विचलन कम होते हुए चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये टॉपिक भी काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और आपको चारों टॉपिक क्लियर होंगे। आप इसके बाद इनको कभी नहीं भूलेंगे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के डैश के बराबर होती है। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अगर हम कहें P, तो P = 1/f मीटर में। तो P की वैल्यू क्या होती है? 1/f मीटर में। P मीन्स लेंस की क्षमता, लेंस की पावर। अगर कहीं जो फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में दी गई है, तो पावर जो होगी वो होगी P = 100/f सेंटीमीटर में। ठीक है फ्रेंड, जब मीटर में होती है तो P की वैल्यू 1/f होती है, जब सेंटीमीटर में होती है तो 100/f होती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 3, दो अलग अलग पदार्थों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। दो अलग अलग पदार्थों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम आसंजक बल कहते हैं। कोई भी दो पदार्थ हैं, यदि वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं तो उन दोनों के बीच आसंजक बल कार्य कर रहा है। आसंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरी वस्तु से चिपकती है। आप खुद सोचिए, अगर दोनों के बीच कोई बल कार्य नहीं करेगा तो वो दोनों वस्तुएं नहीं चिपकेंगी। तो दो अलग अलग पदार्थों के बीच लगने वाले बल को आसंजक बल कहते हैं। और एक ही पदार्थ के बीच लगने वाले अणुओं के बल को हम ससंजक बल कहते हैं। जब आपके दो पदार्थों A और B, इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है तो उसे हम आसंजक बल बोलेंगे। और आपका कोई एक ही पदार्थ है जैसे P और उसके अणु आपस में चिपके हुए हैं तो उसे हम ससंजक बल कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको दोनों में अंतर मालूम हो गया होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 4, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति का परिसर क्या होता है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति होती है उसे हम श्रव्य तरंग कहते हैं। इसका मतलब ये है, अगर इस आवृत्ति के बीच कोई ध्वनि है तो हम उसे सुन सकते हैं और इस परिसर को हम श्रव्य तरंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्रव्य तरंग। 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति होती है हम उन्हें अवश्रव्य तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवश्रव्य तरंग। अवश्रव्य तरंग बोलते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर की आवृत्ति होती है हम उसे पराश्रव्य तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पराश्रव्य तरंग। मनुष्य जो है केवल श्रव्य तरंग सुन सकता है, मतलब 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की तरंगों को केवल सुन सकता है और इन तरंगों को ही हम श्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मानव शरीर में कौन सी धातु सबसे अधिक पाई जाती है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में कैल्शियम धातु सबसे अधिक पाई जाती है। लगभग 1.5 से 2% शरीर में कैल्शियम धातु पाई जाती है। अगर हम बात करें धातु की तो वो कैल्शियम है। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है तो वो आपका ऑक्सीजन होता है।
ऑक्सीजन आपका अधातु होता है। तो जब बात अधातु या तत्वों की होगी तो उसमें ऑक्सीजन होगा। जब पूछा जाए धातु कौन सी सबसे अधिक पाई जाती है तो आपका कैल्शियम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। प्रश्न 6, टीबी निम्न में से किसके कारण होता है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। टीबी जीवाणु के कारण होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 7, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड पर हम जल की अभिक्रिया करते हैं तो उससे एसिटिलीन गैस निकलती है। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं CaC2 ये आपका कैल्शियम कार्बाइड होता है। इसकी अभिक्रिया जब जल के साथ की जाती है तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का उत्पाद प्लस C2H2, आपकी C2H2 क्या है? एसिटिलीन गैस है। तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से एसिटिलीन गैस निकलती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 8, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। पास्कल ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। कॉनरेड रोन्जन ने एक्स किरणों का आविष्कार किया था, एक्सरेज का। और जॉर्ज स्टीफेंस ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 10, हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हड्डियों और दांतों दोनों में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम का जो सिंबल होता है वो Ca होता है। इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्लोरीन गैस जो है वो फूलों का रंग उड़ा देती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 12, रासायनिक पदार्थों का राजा किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक पदार्थों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4। ठीक है फ्रेंड्स, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला HCl होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 13, द्वितीयक सेल क्या होते हैं? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। द्वितीयक सेल वे होते हैं जिन्हें पुनः चार्ज किया जा सके। तो ऐसे सेल जिनको फिर से चार्ज किया जा सके उन्हें द्वितीयक सेल या संचायक सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संचायक सेल। प्राथमिक सेल कौन से होते हैं? जिनको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। जैसे आपका एवरेडी सेल हो गया, वो केवल एक बार चार्ज होता है, उसको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, तो उसे आप प्राथमिक सेल बोल सकते हो। और आपके मोबाइल की जो बैटरी है उसे आप द्वितीयक सेल बोल सकते हो, क्योंकि आप उसे फिर से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 14, नीला तोता निम्न में से किसका नाम है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट को हम नीला तोता कहते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 15, सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सिल्वेनाइट सोने का अयस्क होता है। मैंने आपको बताया था अयस्क क्या होता है। अयस्क वे खनिज होते हैं जिनमें से धातु आसानी से निकाली जा सकती है। जो अयस्क होते हैं वो खानों में पाए जाते हैं और धातु के साथ कुछ अन्य धातु मिली होती हैं, जिसमें से केवल हमें एक धातु निकालनी होती है। तो बहुत सारी विधियों का प्रयोग किया जाता है जिसकी मदद से उस धातु को निकाला जा सके।
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिल्वेनाइट जो होता है वो सिल्वर का नहीं, सोने का अयस्क होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 16, टिक्का रोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। टिक्का रोग जो है वो मूंगफली में होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। जीवन रक्षक हार्मोन निम्न में से कौन सी ग्रंथि उत्सर्जित करती है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि उत्सर्जित करती है। इस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करता है, उसको नियमित बनाए रखता है। रक्तचाप का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। तो आपका जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी होता है, उसको एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन नियंत्रित रखता है। पीयूष ग्रंथि से आपको पता है एसटीएच हार्मोन निकलता है जो आपकी शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 18, पृथ्वी के निकट आने पर किसी उपग्रह की चाल बढ़ जाती है, धीमी हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के निकट आने पर किसी उपग्रह की चाल बढ़ जाती है। केपलर का नियम भी ये कहता है, अगर कोई पिंड है, जैसे आप सूर्य ले लीजिए, ये सपोज कीजिए सूर्य है और ये पृथ्वी इसके चक्कर लगा रही है। पृथ्वी एक धीराकार पथ पर एक गति करती है सूर्य के, इस तरीके से आप बोल सकते हो ये पृथ्वी है, इसकी गति कर रही है। तो जब पृथ्वी सूर्य के निकट आती है तो इसकी जो स्पीड है वो तेज हो जाती है, और जब दूर होती है तो इसकी स्पीड कम होती है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी एक गति से सूर्य के चक्कर नहीं लगाती, पृथ्वी की गति बदलती रहती है। ये निकट आने पर बढ़ जाती है और दूर आने पर कम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 19, किसी द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर द्रव का पृष्ठ तनाव। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, बढ़ जाता है। मतलब किसी द्रव में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव जो है वो है बढ़ जाता है। पृष्ठ तनाव होता क्या है? किसी द्रव का कम से कम क्षेत्रफल बनाए रखने की प्रवृत्ति को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो जब किसी द्रव में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें हीट होती है, हीट की वजह से क्या होता है, उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कोई गर्म सूप है, तो गर्म सूप जब होता है तो उसका क्षेत्रफल कम होता है। सॉरी फ्रेंड्स, अगर ठंडा होता है तो उसका क्षेत्रफल कम होता है, वो गाढ़ा होता है। जब उसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो थोड़ा सा फैलता है, तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसमें हीट आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 20, किसी तत्व के परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उस तत्व की द्रव्यमान संख्या जो होगी वो 4 होगी। द्रव्यमान संख्या जो होती है वो आपकी एटॉमिक मास बोल सकते हो, तो वो आपकी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो प्रोटॉन कितने हैं हमारे, 2, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 2, तो 2 + 2, तो उसका परमाणु भार या हम कहें द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 21, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता किस विधि से लगाया जाता है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता सोनार विधि से लगाया जाता है।
सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? साउंड नेविगेशन रैंकिंग। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 22। हमारे कानों पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। हमारे कानों पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 23। पलायन वेग कक्षीय वेग का कितने गुना होता है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। पलायन वेग जो है वो कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। कक्षीय वेग का मतलब ये है कि ये कोई पृथ्वी है, ये उपग्रह है, उसका जिस स्पीड से उसका चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, हम उसे कक्षीय वेग बोलेंगे। तो ये कक्षीय वेग अगर √2 गुना बढ़ जाए तो वो उपग्रह जो है वो पलायन कर जाएगा और वापस कभी लौटकर नहीं आएगा। पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग वह वेग होता है जिस वेग से अगर कोई वस्तु फेंकी जाए तो वो वस्तु कभी उस पृथ्वी पर या उस पिंड पर वापस लौटकर नहीं आएगी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 24। निम्न में से कौन यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सितार जो होता है वो आपको यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ज़्यादातर जो आपके वाद्य यंत्र होते हैं वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं, जैसे ढोलक, गिटार आदि। आपने पढ़ा है कि ऊर्जा का केवल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सितार जो है वो आपका एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। कोयला जो आपका होता है वो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है, आपको पता है। विद्युत मोटर जो होती है वो आपकी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। फोटो इलेक्ट्रिक जो सेल होते हैं वो प्रकाश ऊर्जा को आपकी विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 25। जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का वजन। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जब किसी लोहे में जंग लग जाती है तो उसका वजन जो है बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।